नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे द एच क्लासेस चैनल में। थैंक यू हार्दिक। सर, आप ये जो हमारा चैनल है बिल्कुल आपके लिए डेडिकेटेड है। इस पे सिर्फ आपके ही वीडियोस डाले जाते हैं। हाँ, मैं देखता हूँ आई वॉच आज हम इट। देखते यस हैं, यस। बहुत ये तो खुशी हुई मुझे जान के। और आपने हमें बहुत सारी मिराकुलस चीज़ें दी हैं, जैसे डीआईपी डाइट, 3 स्टेप फ्लू डाइट, और अभी रिसेंटली आपने पॉस्चरल मेडिसिन भी दी, जिससे लाखों और करोड़ों लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो आज हम आपके पास कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यस यस। तो सबसे पहला तो मेरा यही क्वेश्चन है कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के रहे हैं, ये बहुत लोगों को नहीं पता है अभी तक। तो आप न्यूट्रिशन की फील्ड में और नेचुरोपैथी में कैसे आए? ये सब जुड़े हुए हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी है, ये भी एक, इसके अंदर भी कोई ना कोई इंजीनियरिंग है। जो भी चीज़ मूव करती है उसके अंदर कोई ना कोई इंजीनियरिंग होती है। तो ह्यूमन बॉडी भी एक इंजीनियरिंग मशीन ही है, बोलें तो कुदरत का सबसे बेहतरीन मशीन बोल सकते हैं। और जिस तरह से गाड़ी एक मशीन है, उसके लिए इंजीनियर्स काम करते हैं, तो उसमें पेट्रोल भरते हैं। तो हमारे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो पेट्रोल की जगह न्यूट्रिशन होगा, है ना। तो और बॉडी इज़ ए मशीन एंड द फ्यूल इज़ द फूड। तो अभी भी मैं इंजीनियरिंग फील्ड में ही हूँ, लेकिन इस वक्त जो मशीन है दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन बॉडी एंड द फ्यूल दैट इज़ कॉल्ड फूड, जिसे आप नेचुरोपैथी बोल रहे हैं या न्यूट्रिशन बोल रहे हैं, लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो सही मायने में अगर देखें, एंड सिंस आपने अभी पॉस्चरल मेडिसिन का जिक्र भी किया, तो पॉस्चरल मेडिसिन में भी तो यही आपने देखा, लॉ ऑफ ग्रेविटी यूज़ कर रहे हैं, लॉ ऑफ हीट यूज़ कर रहे हैं, कितना प्रेशर उसके बॉडी पे, तो ये प्रेशर है, वेलोसिटी है, हीट है, फोर्स है। ये जो सब्जेक्ट है, आप खुद ही सोच के बताओ, ये मेडिसिन का सब्जेक्ट है या इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है? ये इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। अभी भी जो हम बैठे हैं, तो एक प्रेशर नीचे काम कर रहा है, हमारे ग्रेविटेशन पुल, एक प्रेशर ऊपर काम कर रहा है, हमारा हार्ट, दोनों का बैलेंस बना हुआ है तो हम जिंदा हैं। जैसे ही बैलेंस बिगड़ जाएगा तो विल डाई। तो ये जो बैलेंस बना रहे हैं और ये जो प्रेशर बना है, ये जो फोर्स दो काम कर रहे हैं, ये मेडिसिन का सब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि मेडिसिन में तो ये पढ़ाते नहीं है। हाँ, इंजीनियरिंग में ज़रूर पढ़ाते हैं। तो हमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था मेडिसिन का, तो हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया डायबिटीज़ में और पीएचडी किया डायबिटीज़ में। और फिर वो मेडिसिन का नॉलेज एंड इंजीनियरिंग का नॉलेज दोनों को कंबाइन कर दिया, ताकि हम सिंपल सोल्यूशन लोगों को ला सकें। एक्चुअली सोल्यूशन है, होता ही है, लेकिन न जाने क्यों इंजीनियरिंग को अलग कर दिया, मेडिसिन को अलग कर दिया। जो इंजीनियरिंग करेगा वो मेडिसिन नहीं पढ़ेगा, जो मेडिसिन करेगा वो इंजीनियरिंग को के बारे में नहीं पता होगा। इसीलिए एक अच्छा डॉक्टर भी अच्छा इलाज करना चाहते हुए भी वो पेशेंट को ठीक नहीं कर पाता। तो वी हैव टू कंबाइन बोथ ऑफ देम। इट इज़ कॉल्ड मेडिसिनल इंजीनियरिंग। एक सब्जेक्ट नया शुरू भी किया आईआईटी में। आईआईटी में इस पर रिसर्च भी चल रही है, जिस और उनके कुछ प्रोफेसर्स हमारे हिम्स हॉस्पिटल से जुड़े भी हुए हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में दोनों जुड़ जाएं। जी। तो सर, बहुत से लोग जो हैं वो अपने हॉस्पिटल्स को करना चाहते हैं हिम्स में, और कुछ लोग अपनी ज़मीन देना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो मेल भी करते हैं तो उनको रिस्पांस नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? कांटेक्ट करते हैं, और कुछ लोग कांटेक्ट नहीं भी कर पा रहे होंगे, या हम थोड़ा सा, ये आपने देखा अभी बहुत थोड़े से स्टाफ हम लोग, तो bishrup@bishrup.com में जाके लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो फ़ोन नंबर है जिस पे इस तरह के जो कांटेक्ट करना है, दैट इज़ 9650932626, ठीक है ना। तो इस पे जाके आप फ़ोन कर सकते हैं डायरेक्ट। तो एंड वो रचना, शी इज़ डायरेक्टली हैंडलिंग ऑल दिस, तो वो आप तक एक्सपीडाइट करके पहुंचाएगी। दैट इज़ वन थिंग। दूसरा, हमने डीआईपी डाइट है, पॉस्चरल मेडिसिन है, ग्रैड सिस्टम है, फ्लू डाइट है, नाइस प्रोटोकॉल है। हमारे सारे सिस्टम तो आपके चैनल में भी हैं, बाकी जगह भी है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल हैं जहाँ, वो ये अपना लें। अपनाने के लिए आपसे, मुझसे कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, या उस हॉस्पिटल का नाम हिम्स हो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसको अपना सकते हैं, कोई भी अपना सकता है, कोई हॉस्पिटल हो, कोई इंडिविजुअल हो, अपना सकता है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हमारी निगरानी में काम करना है, हमारे साथ मिलके काम करना है, जो कि हम चाहते हैं, तो ज़रूर आपको उसका नाम हिम्स रख दिया, या इस तरह से आपने कुछ सोच लिया, दैट इज़ पॉसिबल। आइडिया क्लियर है कि इंसान ठीक होना चाहिए, कम समय में, कम खर्चे में, एंड पीपल शुड नॉट बी मेडिसिन डिपेंडेंट, पीपल शुड नॉट बी इवन हॉस्पिटल डिपेंडेंट। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि घर में हिम्स हॉस्पिटल होना चाहिए। अपने घर का एक कोने में वो सारा सेटिंग कर दो आप, तो जो भी इंसान ठीक होना चाहता है वो अपने घर में ही ठीक हो सकता है। अल्टीमेटली तो बीमारी लगी रहती है, तो ठीक होने का प्रोसेस भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है ना। वो ऐसे नहीं कि जैसे नहाते हम रोज़ हैं, यानी कि एक बार नहा लिए ज़िंदगी भर के लिए क्लीन हो गए। सिमिलरली हेल्थ इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो जब तक हम हॉस्पिटल में निर्भर रहेंगे, तब तक हम पूरी तरह ठीक नहीं हो पाएंगे,
ठीक है ना। तो ये सारे तरीके हैं। तो मतलब हर घर को ही हिम्स बनाना पड़ेगा। हाँ, जिस तरह से हर घर में किचन होता है ना, हाँ, हम वैसे तो रेस्टोरेंट भी बाहर में है, हम वो कभी कभी जाते हैं खाने के लिए, किचन हर घर में होता है। ठीक उसी तरह से हर घर में एक छोटा सा आपको जिस तरह की हमें फैसिलिटी चाहिए, बाथटब चाहिए, ग्रेट सिस्टम चाहिए, उसका इंतजाम कर लीजिए घर पे। सर एक आपकी किताब में मैंने पढ़ा था व्हीट ग्रास ओरल थेरेपी के बारे में, वो क्या है? देखिए, जो माउथ की जितनी बीमारियां हैं उसको अगर ठीक करना है तो उसके लिए वी कॉल इट ग्रीन ब्लड। गेहूं के ज्वारे के जूस, उसको निकाला और निकाल के उसके मुंह में रखा, और मान लो कहीं पे कोई घाव है तो जब निकाल रहे हैं ना तो उसका जो रेसिड्यू है, फाइबर है, जो कि जूस में अलग कर लेते हो जाता है अपने आप ही, जूसर अलग कर देता है, उसको ही डिप किया, जैसे कि हम रुई को डिप करते हैं पानी में या दवाई में, और दवाई क्या है, व्हीट ग्रास का जूस, और उसकी रुई की जगह कौन ले रहा है, वो फाइबर लेके जहाँ पे दिक्कत है वहाँ पे अपने लगा दिया, छोड़ दिया आधे घंटे के लिए। ऐसा दिन में 2-3 बार किया तो हीलिंग फास्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो या व्हीट ग्रास के जूस का आपने कुल्ला किया, ये मुंह में रखा 2-3 मिनट और मुंह में घुमाया उसको, फिर स्पिट कर दिया, तो उससे भी आपको आराम मिलेगा। अगर पूरा इसोफेगस में है तो व्हीट ग्रास भी पीना पड़ेगा, व्हीट ग्रास के जूस को पीना पड़ेगा। तो दैट वी कैन कॉल इट एज ओरल थेरेपी। माउथ की कोई प्रॉब्लम के लिए या तो आप उसको लगाइए, उसके रेसिड्यू को व्हीट ग्रास में जूस में डिप करके फिर लगा दीजिए, या फिर होल्ड द जूस इन योर माउथ फॉर 2-3 मिनट्स एंड देन यू स्पिट इट। सर आपने कुछ वीडियोस में बताया है कि आप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, HIV एड्स या छोटे बच्चों को जो टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है, ऐसे लोगों को आप पर्सनली ट्रीट करते हैं, तो वो कैसे आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? पर्सनली एग्जैक्टली ये है कि जो बहुत सीवियर होते हैं तो हमारे डॉक्टर्स के माध्यम से आई कम टू नो अबाउट इट, फिर थोड़ा पर्सनल सुपरविजन करते हैं। ये पेशेंट डिसाइड नहीं करता है कि किन को पर्सनली कराना है कि नहीं, ये डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं, हमारी टीम डिसाइड करती है, हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमारे पास MBBS MD डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, नेचुरोपैथी डॉक्टर हैं, फिर BPT जिसे बोलते हैं वो हैं, हर तरह के एक्सपर्ट साइंटिस्ट हैं। तो कौन से पेशेंट को किन तरह की ज़रूरत पड़ेगी डिपेंड्स फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। तो कई बार हमारे और सीनियर डॉक्टर्स हैं विदेश में, उनकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, डिपेंड करता है कि किस पेशेंट को किस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दिस हाउ वी डू इट। थैंक यू सर। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सर यूरिन पे या टॉयलेट पे कंट्रोल नहीं रहता है, तो उसका क्या कारण होता है और क्या इसका सोल्यूशन है? देखिए, जब हम भगवान हमें बनाता है तो गॉड मेड अस इलास्टिक। जैसे अभी मान लो स्किन ऐसे किया और छोड़ते ही स्किन दोबारा से पहले पोजीशन पे आ गया। लेकिन जो लोग थोड़े ओल्ड एज हैं वो ऐसे करेंगे और 1 मिनट ऐसे पकड़ के फिर छोड़ेंगे तो यहाँ एक निशान पड़ जाएगा ना, फिर धीरे धीरे वो भी वैनिश हो जाएगा। देयर बॉडी बिकेम प्लास्टिक, आवर बॉडी इज स्टिल इलास्टिक। तो जो यूरिन की प्रॉब्लम आपने बताई उसके लिए भी द ब्लैडर बिकम्स प्लास्टिक, है ना, वो इलास्टिक बन जाएगा तो दोबारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इलास्टिक बनने के लिए वेरी सिंपल, इफ़ दे कैन बी ऑन DIP डाइट फॉर 3 months, सो देर इज़ अ ग्रेट चांस दैट इट विल बिकम इलास्टिक। एंड हाउ दे विल नो, जो सिम्टम चलेगा इसका मतलब ठीक ही हो गया। और सर बालों के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि हेयर फॉल का क्या कारण होता है और जो वाइट हो जाते हैं बाल उनका क्या कारण होता है, उसको कैसे हम नेचुरली कलर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं बालों की ग्रोथ को? देखिए, एवरी सेल ऑफ योर बॉडी नीड्स द न्यूट्रिशन, जिसमें ऑक्सीजन भी एक पार्ट है, पोल्यूशन ना हो वो एक पार्ट है, डाइट इज़ अ पार्ट, स्ट्रेस ना हो वो पार्ट है, स्लीप हो वो पार्ट है। बॉडी के हर सेल को, इंक्लूडिंग योर हेयर, इंक्लूडिंग योर नेल्स, एवरीथिंग। अब उनको अगर प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू हेयर फॉल जो बोल रहे हैं। इसमें थोड़ा हेरिडिटी का रोल आ जाता है, कुछ लोगों के हेयर जल्दी फॉल करेंगे, कुछ के थोड़े से अलग तरह से हो सकता है। तो हेरिडिटी प्लस जिसमें हम जेनेटिक्स, जिसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। ऐसे हम जैसे हम कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, छोटा है, वी कैन नॉट डू मच अबाउट इट और वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो वो तो एक पार्ट हो गया। किसी के ऑलरेडी थिन हेयर होते हैं, किसी के ऑलरेडी बहुत गहरे हेयर होते हैं, उसके बाद ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो जैसा भी है वो मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन का रोल है, जैसे मैंने बताया। अब किसी के बाल ऑलरेडी झड़ रहे हैं तो दोबारा न्यूट्रिशन जब आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा, दोबारा ग्रो करता ही है बाल। आपका अगला सवाल है इसमें कि बाल सफ़ेद है तो कलर क्या कैसे करें।
तो कलर पे मैंने स्टडी किया नहीं है, मेरे खुद के भी काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद है, इफ़ यू कैन सी, जो लोग मुझे देख रहे हैं, राइट, नहीं दिख रहे होंगे तो कहीं छुपे होंगे तो नहीं दिख रहे है ना, बट हैं सफ़ेद। तो अच्छा ऐसा करता हूँ मैं, इसका कलर मैं स्टडी करके अपने ऊपर पहले करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। तो छोटे बच्चों का भी कोई अलग होता है, जैसे मेरे भी बाल सफ़ेद होते हैं होने लगे? सफ़ेद हो जाते हैं क्योंकि आजकल का जो एनवायरनमेंट है, हर चीज़ में केमिकल है ना, तो उससे हो जाता है। एज मच एज यू आर एबल टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम केमिकल्स, तो वही आपके पास सोल्यूशन है। मैं तो बोलता हूँ कलर भी मत लगाओ, कोई भी चीज़ मत लगाओ, डोंट डू एनीथिंग, राइट, कि कलर लगाएंगे एक कोटिंग आ जाएगी तो वो भी नुकसानदेह ही होगा। तो केमिकल कलर तो मत ही लगाना है। अब नेचुरल कलर क्या है, लोग करते भी हैं हीना वगैरह से, तो पहले तो मैं खुद करके देखता हूँ, बिकॉज मेरी आदत है, फर्स्ट आई डू एंड देन आई शेयर। सर कुछ छोटे बच्चों में जब बुखार आता है तो उन्हें फिट्स पड़ जाते हैं, तो इसका क्या सोल्यूशन है और इसका क्या कारण क्या होता है? मतलब फिट्स रेयरली पड़ते हैं, हमेशा नहीं पड़ते, बहुत कम पड़ते हैं, और वो जब भी पड़ते हैं तो कुछ सेकंड पड़ते हैं, 5-6 सेकंड, फिर वो ठीक हो जाता है। वो हार्मलेस होता है, हार्मफुल नहीं होता। जब फीवर, जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, आपकी गाड़ी चलती है, जब गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है तो गाड़ी रुक जाता है। आपका मोबाइल, आप जब ड्राइव कर रहे हैं, मोबाइल कई बार आप शीशे के सामने लगा देते हैं गूगल मैप देखने वगैरह के लिए, जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो आपका मोबाइल भी कुछ देर के लिए बंद हो जाता है, फिर जब उसको ठंडा हो जाता है फिर चालू हो जाता है। ह्यूमन बॉडी भी ऐसी है, जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा तो बॉडी स्विच ऑफ हो जाती है, ब्रेन स्विच ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ, एक्चुअल स्विच ऑफ नहीं, कुछ फंक्शन स्विच ऑफ हो गया, तो दैट इज़ कॉल्ड सीजर। तो वो देखने में थोड़ा भयानक होता है, बट उसमें यह है कि बच्चे को या बड़े को जिसको भी होगा तो उसको ये देखना है कि उसके आसपास कोई ऐसा धारदार वस्तु ना हो, कहीं वो गिरे ना, आसपास सॉफ्ट चीज़ें हों, इतना ही है, ठीक है ना। या अगर कोई जीभ काट ना ले तो कुछ फंसा दिया, थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा नहीं, तो अंदर ना चला जाए, तो बट इट रिवाइव्स ऑन इट्स ओन, दैट इज़ वेरी वेरी यू से सेफ, और वो कोई ऐसा डेंजरस होता नहीं है। लेकिन इस डर से अगर आप टेम्परेचर कम करने के लिए पैरासीटामोल वगैरह देते हैं तो जिस बच्चे को फिट्स पड़ना वो फिर भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इट कैनॉट, पैरासीटामोल कैनॉट प्रिवेंट अ फिट्स, नंबर 1। नंबर 2, इट इज़ अ वेरी मच फंक्शन ऑफ द बॉडी टू स्विच ऑफ, सिमिलर टू द मोबाइल, सिमिलर टू द इंजन ऑफ द कार, जैसे मैंने बताया। तो इसको एज ए बीमारी ना लेके इसे बॉडी का नेचुरल प्रोसेस ले लें तो ज़्यादा चिंता नहीं होगी। जी सर, अभी बहुत से लोगों में जो पुराने समय से चलता आ रहा है कि दही से माइक्रोबायोम बढ़ता है, उसमें लैक्टोबैसिलस होता है, ये ऐसा कुछ भ्रम चलता आ रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हर चीज़ जिसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं, दे मे नॉट बी गुड ऑल्सो, है ना। नाले में भी देखेंगे बहुत सारे बैक्टीरिया गुड होते हैं, तो आपको ये देखना है कि बिसाइड दैट उसमें जो प्रोटीन होता है दैट इज़ एनिमल प्रोटीन, और अक्सर एनिमल प्रोटीन इंटरफेयर विद आवर इम्यून सिस्टम कॉजिंग ऑटो इम्यूनिटी। तो जिनको तो ऑटो इम्यूनिटी नहीं हो रही है वो दही वगैरह ले रहे हैं तो लेते रहें, उनकी मर्जी अगर है, मन कर रहा है। लेकिन जो ऑटो इम्यून हो रहा है, जिनको स्किन डिजीज़ है, डायबिटीज़ टाइप 1 है, ब्लड कैंसर है, तो उनको बंद कर देना चाहिए। इफ़ देर इज़ ऑटो इम्यून रिएक्शन, जैसे अर्थराइटिस है, उनको बंद कर देना चाहिए। बंद करने के बाद देखना चाहिए कि हमने बंद कर दिया, क्या हम ठीक होने लगे, क्या हमारे सिम्टम कम होने लगे। अगर सिम्टम कम होने लगे इसका मतलब कल्प्रिट वही दही था या वही दूध था, और अगर लगा तब भी सिम्टम वैसे के वैसे हैं, इसका मतलब कल्प्रिट कोई और भी हो सकता है। हिट एंड ट्रायल भी है थोड़ा बहुत। जी सर, अभी गर्मी के मौसम में बहुत लोगों के नाक में से खून आने लग जाता है और कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती रहती है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? देखिए कारण क्या होता है उसका सर? नॉर्मली उसमें क्या सोल्यूशन है कि आपको लेट जाना है, नाक बंद करके मुंह से सांस लो थोड़ी देर, तो क्लॉट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नॉर्मली तो ऐसे ही करते हैं, रुई लगा लो, राइट, लेट जाओ तो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर उसके बियॉन्ड नहीं ठीक हो रहा तो इसका मतलब है कि आपका जो ब्लड है वो, उसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो ख़त्म हो गया। जब क्लॉटिंग फैक्टर ख़त्म होगा तो कॉन्टिन्यूस ब्लड निकलेगा, तो फिर वो स्पेशल सुपरविजन की ज़रूरत पड़ेगी, फिर वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा, ऐसा भी होता है। तो क्या कैसे रोकेंगे, उसका क्लॉटिंग फैक्टर कम हो गया तो। क्लॉटिंग फैक्टर क्यों कम हो गया अगर ये सवाल है, तो उनका कम होगा जो एंटी कोगुलेंट लेते हैं, एस्पिरिन वगैरह लेते हैं, उनका कम हो जाता है कई बार, या किसी दवाई की रिएक्शन से कम हो जाता है। बहुत से और दवाइयाँ जो एंटी कोगुलेंट नहीं होती हैं, वो किसी और काम के लिए होती हैं, लेकिन वो भी खून को पतला कर देती हैं,
खून पतला होगा, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होगा, तो जहाँ भी आउटलेट है वहाँ से खून निकल भी सकता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि ये एस्प्रिन वगैरह बड़े डेंजरस मेडिसिन हैं और उससे लोगों की डेथ होती है। नाक से खून निकल रहा है आपको दिखाई दे रहा है, कई बार इंटरनल ब्लीडिंग होती है वो दिखाई नहीं देती, कई बार पेट में ब्लीडिंग होती है वो दिखाई नहीं देती, बट उससे लोगों की डेथ हो जाती है फिर। तो इसीलिए एस्प्रिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मेडिसिन इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो खून को इतना पतला कर देता है कि कहीं से भी खून लीक हो गया तो वो बंद ही नहीं हो रहा। अदरवाइज़ कहीं से खून लीक होता है तो थोड़ी देर बाद ब्लीडिंग हैज़ टू स्टॉप बिकॉज वहाँ क्लॉट हो गया है ना। तो इसलिए तो अगर ब्लीडिंग हो रही नाक से और वो कंटिन्यूस हो रही है तो कारण देखना पड़ेगा, अगर अदरवाइज़ 5 मिनट रुक जाएगा अगर हम नाक बंद कर रखोगे तो। सर कुछ पेशेंट्स को 9 से 10 बार लूज मोशन होते हैं डेली पिछले 4 से 6 महीने से, तो इसका क्या कारण होता है और इसका क्या? इसका एक कारण है ऑटो इम्यून रिएक्शन, जैसे हमने बोला दही दूध। 5-6 महीना नहीं, 5-6 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, जब तक आप उस कारण को हटाएंगे नहीं तब तक भी हो सकता है। जिसे कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको, कोई भी नाम दे देते हैं। कम रहता है कभी ज़्यादा रहता है बट वो परमानेंट पार्ट ही बन जाता है। तो वही जवाब है मेरा कि व्हाट इज़ ट्रिगरिंग। तो उसमें तो या तो गेहूँ ट्रिगर करता है, या डेयरी प्रोडक्ट ट्रिगर करता है, या एनिमल फूड ट्रिगर करता है। इन तीनों को बंद कर दो, या ऐसा करना है कि पहले 2 दिन के लिए टोटल फास्टिंग, सब कुछ ही बंद कर दिया, सिर्फ कोकोनट वाटर दिन भर में 5 ग्लास 5 ग्लास। 2 दिन में पेट में जो भी इन्फेक्शन था, इन्फ्लामेशन था, वजह थी, वो क्लियर हो गया। अब जब आप खाना खाएंगे तो जस्ट लाइक DIP डाइट, अवॉइडिंग ग्रेन्स, अवॉइडिंग डेयरी प्रोडक्ट, अवॉइडिंग एनिमल फूड, मोस्ट प्रॉब्ली वो ठीक हो जाएगा। और सर कुछ बच्चे जो हैं वो मिट्टी खाते हैं या चौक खाते हैं या दांत किटकिटाते हैं, तो इन सब का क्या कारण हो सकता है? 2-3 कारण हो सकते हैं। इट कैन बी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, तो वो ऐसा कर रहा है। दूसरा है ग्राउंडिंग, अर्थिंग, जैसे ये बिल्डिंग भी अर्थ से कनेक्टेड है, एक टीम में से एक अर्थिंग होता है इलेक्ट्रिसिटी में, वैसे बॉडी को अर्थिंग चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए है कि बच्चों को मिट्टी में खेलना चाहिए, बाहर घास में लौटना चाहिए, जैसे कुत्ते करते हैं, एनिमल्स करते हैं। आजकल हाई राइज बिल्डिंग है, मॉल्स हैं, बच्चों का कनेक्शन, इंसान का कनेक्शन मिट्टी से ख़त्म हो गया है। हमेशा जूते पहन के रहते हैं जैसे अभी भी हैं, है ना। तो ऐसे में न्यूट्रिशन जो है वो सिर्फ आप जो खाते हैं उससे नहीं आती। आपके पैर जब मिट्टी में पड़ते हैं तो न्यूट्रिशन वहाँ से भी बॉडी खींचता है, घास में जब पड़ते हैं तो भी खींचता है, घास में जब सुबह वाले घास में गीला उसमें तब भी खींचता है। लेकिन आप अभी सोचो कितने ऐसे बच्चे हैं, दो प्रिविलेज्ड, जो शहर के बच्चे जिनका सीधा पैर घास में पड़ता होगा, वो जूते पहनते हैं फिर घास में जाते हैं। तो अगर वो घास में चलने लगे, घास में खेलने दिया जाए, थोड़ा मिट्टी में उनको लोटपोट होने दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगा। और सर जो कॉमन पीपल है जो आपसे, आपके फ़ैन हैं, आपको फॉलो करते हैं, वो आपसे जो मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और मिलना चाहते हैं, वो कैसे आपसे मिल सकते हैं? इसके लिए हम बीच बीच में कैंप करते हैं। अभी भी हमारा कैंप है 2 और 3 जुलाई को दिल्ली में, और उसमें जो लोग पूरे देश से आ रहे हैं उनमें से, हालांकि लोग बहुत ज़्यादा थे और कैंप में जो जगह वो 350 की है, वो थोड़ा कम जगह है। ऐसे कैंप और भी करते रहेंगे और हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे जैसे इसमें कर रहे हैं हम, और उसमें आप आ सकते हैं। हमारा एक 17 जुलाई को नागपुर में भी कार्यक्रम है, तो इस तरह कार्यक्रम होते हैं। तो नागपुर गए तो वहाँ के आसपास के लोग आ गए, तो आई ट्राई, या वर्चुअल मीडियम के थ्रू तो हम मिलते ही हैं। तो जितने भी इस तरह से कार्यक्रम देश के अलग भागों में करते हैं और तब लोग आके मिल सकते हैं, मिलते ही हैं, और इसको और ज़्यादा भी किया जा सकता है। और सर आपके फ्यूचर गोल्स क्या है और रिसर्च कोई आप कर रहे हो नहीं लोगों के लिए? गोल तो एक ही है, यू शुड बिकम योर ओन डॉक्टर। सच्चाई आपको पता चलनी चाहिए, ज़िंदा रहना है आज की तारीख में, तो आप यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर। आपको अपने बॉडी, आप एक ऐसा गाड़ी लेके ऐसी जगह सड़क पे जा रहे हो जो जंगल है, उसमें अगर बीच में पंचर हो गया तो कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा, तो आपको पहले से ही पंचर कैसे ठीक करना है वो पता होना चाहिए। सिमिलरली अब जो आप देख रहे हैं ये दिखने में तो शहर है बट है ये जंगल, क्योंकि जैसे ही पंचर ठीक कराने उतरेंगे ठीक करने के लिए तो कोई शेर इंतज़ार कर रहा है कि भाई मौका मिले मैं इसको खा जाऊँ। सिमिलरली जैसे ही बीमारी के बहाने आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो समझ लीजिए कि वो उस हॉस्पिटल के लिए आज की तारीख में आप एक कस्टमर हैं। जितनी देर तक आप बीमार रहेंगे उतना उनका फ़ायदा होगा, यानी कि आपका नुकसान उनका फ़ायदा, उनका नुकसान आपका फ़ायदा। तो ऐसे में द ओनली वे इज़ दैट यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर टू स्टार्ट विद, राइट। नॉट ओनली मेडिकल डॉक्टर ऑफ योर बॉडी, डॉक्टर ऑफ योर फाइनेंस। आपके पैसे को भी कैसे आप संभालेंगे,
ठीक है ना, तो लॉ की भी जानकारी होनी चाहिए, ये सारी चीज़, क्योंकि एक नेटवर्किंग बन गई है, जहाँ जिसको मौका मिले वो छीन ले। तो किसी भी जो फाइनेंशियल आज इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, ऑनलाइन भी इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, तो आपको ऑनलाइन की नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, मेडिकल की नॉलेज होनी चाहिए, तो तभी आप थोड़ा सा अलर्ट होके या आप ब्रेव बिना डरे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि एक ऐसा नॉलेज लोगों तक पहुंचाया जाए, और अलॉन्ग विद द मेडिकल नॉलेज, जिसके लिए 2 और 3 जुलाई को हम पहला कैंप कर रहे हैं, विच विल कीप ऑन डूइंग। और जो लोग कैंप में नहीं आ पाएंगे उनके लिए वो कैंप पूरा रिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्ड करके आपको या बाकी और चैनल में डाल देंगे, तो फिर ताकि लोग उससे फ़ायदा उठाएं। तो गोल इज़ वेरी क्लियर, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बी योर ओन डॉक्टर। सर एक आखिरी क्वेश्चन कि आपने एक इंटरव्यू में बताया कि आपके जो वाइफ हैं और आपके डॉटर हैं वो अक्सर वीआईपी डाइट पे रहते हैं, तो फिर भी उनकी हेल्थ अच्छी रहने का क्या राज है? हेल्थ अच्छी जब नहीं रहती तब डीआईपी डाइट पे आ जाते हैं। जब कभी कुछ बीमारी होती है, ऐसा कुछ लगता है, तब उनको ये ख्याल आता है, अकल आती है, अभी भी नीचे हैं, तो तब वो आ जाते हैं थोड़े दिन के लिए। फिर जब ठीक हो जाते हैं, लगता है ठीक तो हो ही गए, फिर दोबारा खा लेते हैं जो भी कुछ खाना होता है। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि नॉलेज आप तक पहुँच गया, उसको कैसे आपको इस्तेमाल करना है वो फ्लेक्सिबिलिटी आप ही डिसाइड कर सकते हैं। वी कैन ओनली डिस्ट्रीब्यूट द नॉलेज। सर कुछ मैसेज आप देना चाहें ऑडियंस को? मैसेज यही है कि जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं हमारे बारे में या बताना चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ करें, तो एक तो इस वीडियो के कमेंट में वो डाल दें और इस चैनल को फॉलो करते रहें, तो दैट कैन बी अ कनेक्शन बिटवीन मी एंड यू, और होपफुली बड़ी जल्दी हम मिलेंगे इन पर्सन। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू।